हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में जितना भी पीछे का पॉइंट है हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया है। फ्रेंड्स, आगे हम लोग का पॉइंट आज है हम लोग का 10.2 पॉइंट। तो फ्रेंड्स, चलिए ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है किरण आरेखों का उपयोग कर गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के प्रतिबिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरण की विशाल संख्या में सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं में जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रच्छेदन से किसी बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यह चित्र 10.3 ए तथा बी में दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। अवतल दर्पण में क्या है, मुख्य फोकस से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गुजर रही है ए में, और बी में क्या है, अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा दिया हुआ है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। इसे चित्र 10.4 ए तथा चित्र 10.4 बी में दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10.4 ए है और 10.4 बी है। तीसरा है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। इसे चित्र 10.5 ए तथा बी में दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 10.5 ए और 10.5 बी। आगे है फ्रेंड्स, प्रकाश की किरणें उस पथ से इसीलिए वापस आती है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। अवतल दर्पण चित्र 10.6 ए तथा उत्तल दर्पण चित्र 10 बी के बिंदु P यानी कि दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियम का पालन करती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10.6 ए, यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण।
आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आधारित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर हो। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। चित्र 10.7 ए से एफ में प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चित्र 10.7 है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अनंत पर वस्तु है और यहाँ पे प्रत्येक स्थिति के लिए किरण आरेख यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम लोग करेंगे क्रियाकलाप 10.4। इसके अंतर्गत दिया हुआ है फ्रेंड्स, सारणी 10.1 में दर्शाई गई बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई दो किरण ले सकते हैं। आपने चित्रों की तुलना सारणी 10.7 में दिए गए चित्रों से कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़िया से किरण आरेख खींच के अगर तुलना करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह का हम लोग को किरण आरेख प्राप्त होगा। आगे दिया हुआ, प्रत्येक दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए अवतल दर्पणों के उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण, शेविंग मिरर्स के रूप में करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। बी, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसमें दिया हुआ फ्रेंड्स, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10.5। कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा? क्या यह छोटा है अथवा आवर्धित यानी कि बड़ा है? पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए। क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा हो जाता है? क्रियाकलाप को सावधानीपूर्वक दोहराइए। बताइए कि जब प्रतिबिंब से दर्पण को दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे और दूर चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे दिया, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है अथवा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दो स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख को क्रमशः चित्र 10.8 ए तथा 10.8 बी में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण 10.2 सारणी में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चित्र है जो 10.8 ए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और यहाँ पे बी में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सारणी है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फ्रेंड्स फोकस एफ दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी तथा सीधा होगी। बिंब की स्थिति फ्रेंड्स अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे होगी। प्रतिबिंब का साइज
छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, अभी तक हमने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करें। क्रियाकलाप 10.6 इसमें दिया हुआ है, समतल दर्पण के किसी दूरस्थ बिंब जैसी कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई यानी कि फुल लेंथ का प्रतिबिंब देख पाते हैं? विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए। क्या आप दर्पण के बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या आप दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता है? अब एक उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली? अपने प्रेक्षण का कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किले देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में किसी दूरस्थ ऊंची इमारत, मकबरे को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टतः देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उत्तल दर्पणों के प्रयोग। उत्तल दर्पण का क्या क्या प्रयोग है देखिए फ्रेंड्स। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृष्टि यानी कि वाइनिंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व यानी कि साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न में दिया हुआ है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आगे है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है प्रतिच्छेदी है, वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। तो यहाँ r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो f बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो फ्रेंड्स, वह दर्पण अवतल दर्पण है जो कि प्रतिबिंब जो है सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों वरीयता देते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता